કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વિષયમાં મુકેશ પરમાર ખબર લે. આજ વાત કરવી કે લોકસભા ચુનાવની તારીખો મેરે મેરે આવી રહ્યો તેમ તેમ નેતાની ધડકનીઓ તેજ થઈ રહ્યો. વાત કરી કે ઝાપવા કોંગ્રેસ શહેરનો जो कांग्रेस पार्टी ने जो शहर कांग्रेस नो जो अध्यक्ष बनावे लियो जीतू भाई से हमारी हाथे हाथ आज घना मुद्दा पर बात करिए. सबसे पहले तो हमारा चैनल थी तो राम राम करिए. राम राम भाई, सभी राम राम, सभी को राम राम. शुरुआत करते हैं तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है. आखिर कांग्रेस के लंबे समय एक ही चेहरा पे दाव क्यों खेलती है कांग्रेस, अन्य चेहरे पे क्यों विचार नहीं कर पा रही, क्या रीजन? देखो, कांग्रेस की हमेशा नीति ये रही है कि कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट दे तो एक ईमानदार कैंडिडेट दे. भूरिया जी का 45 साल का जो राजनीतिक करियर है, भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी दल उनके ऊपर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा पाया. और भूरिया जी की खूबी ये रही कि वो सर्वधर्म हारा है. उनके लोकसभा क्षेत्र में वो सभी लोगों को साथ में लेके आज तक चले हैं. तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सद्भाव बना के चलता है, ऐसे कैंडिडेट को हमेशा साथ में रखती है. तो कांतिलाल जी भूरिया से बेटर आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार मैं नहीं समझता. और हाईकमान ने भी देखा होगा कि अनुभवी आदमी चाहिए. आज के जो हालात हैं, जो झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से जो है दूर किया जा रहा है, ऐसा झाबुआ एक ऐसा शहर है जो हमेशा शांत रहा. अब ऐसे में छोटी सी भी चीज़, आज भूरिया जी के रहते हुए बहुत शांति है यहाँ पे. आज आप देख रहे हो जो झाबुआ में, रतलाम में, अलीराजपुर में जो इतनी शांति है, भूरिया जी का उसमें कहीं ना कहीं एक रोल है. नहीं तो ये एरिया में अशांति आने में 10 मिनट भी नहीं लगे. भूरिया जी को लोग मानते हैं, भूरिया जी को लोग जानते हैं. इस वजह से पार्टी भी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो सद्भाव बना के चले. और एक योग्य उम्मीदवार है, अनुभव है उस आदमी को. 40-50 साल की राजनीति, विधायक रहा, आपका प्रदेश अध्यक्ष रहा, केंद्रीय मंत्री रहा. इतने बड़े पदों पर होने के बाद चार आने का भी दाग नहीं. तो इससे बढ़िया कैंडिडेट और क्या होगा. दूसरा, वो झाबुआ शहर में निवास करते हैं. अलीराजपुर और रतलाम का सेंटर है झाबुआ, तो लोगों को भी सहूलियत होती है. अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले भी एक सांसद थे जो 5 साल तक कहीं दिखे ही नहीं. मतलब उनके सिर्फ छूट मूट आते, जो रेलवे लाइन और इनका जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो काम हुए थे उनमें फ़ोटो खिंचाते हुए ज़रूर उनका काम आया. बाकी उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया ऐसा कि जैसे रतलाम, झाबुआ या अलीराजपुर में एक सामंजस्य बना के चले. भूरिया जी ने हमेशा सामंजस्य बना के चलाया. और तीनों क्षेत्र जो हैं, ज़िले, रतलाम जिला, ग्रामीण ले लो आप, सेलाना ले लो, झाबुआ ले लो, भूरिया जी को कौन नहीं जानता. भूरिया जी आज पार्टी ये भी चाहेगी ना कि जिस व्यक्ति की अच्छी पहचान हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए. और भूरिया जी उसमें सबसे योग्य थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया. दूसरा एक ये भी कहते हैं कि भाजपा हमेशा के भूरिया जी ने इतने सालों की राजनीति की है तो बड़ी एक उपलब्धियां जारी नहीं कर पाई है. आपने कहा कि यहाँ पे प्लान का मुद्दा रहा, मेडिकल कॉलेज की बात करें, कृषि कॉलेज की मांग रही, लेकिन ऐसी भूरिया जी की तरफ से कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाए हैं. क्या कमी रह गई कि आपके दिमाग में क्या? देखो, भूरिया जी जब ये झाबुआ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भूरिया जी ने कुछ नहीं किया, मैं उन लोगों से सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि भूरिया जी का या दिलीप सिंह जी भूरिया जो थे, इसके पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, वो भारत आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस यहाँ है. झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिला, रतलाम जिला, उसके पहले क्या था उसकी सूची भी तो दे. कुछ नहीं किया मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके पहले था क्या उसकी सूची दे. क्या झाबुआ ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें से गाँव में पहले यहाँ पे पत्थर था, वो तालाब का निर्माण किया, उनकी शासनकाल में हुआ. रेलवे लाइन जैसा वो 2004 में उन्हीं का उद्घाटन किया हुआ प्रोजेक्ट है. ये तो मुआवजा बांटना राज्य सरकार का. और जब से वो 2004 से 3 से जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जब ज़मीन अधिग्रहण ही नहीं करेगी तो रेलवे आएगा कैसे. आप केंद्र में जैसे ही सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया. कांग्रेस के कार्यों को अपनी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने किया. नहीं तो रिकॉर्ड उठा के देखो. मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपया पहले जब यहाँ झाबुआ में अंबाराम पाटीदार एसडीएम थे, उन्होंने खुद ने बताया था कि भाई 100 करोड़ रुपया अपना जो है रेलवे का जमा हो गया, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करना. लेकिन सरकार बीजेपी की होने की वजह से लंबे समय से भूमि अधिग्रहण ही नहीं की गई. अब भूमि अधिग्रहण नहीं करोगे तो आप रेलवे का काम कैसे करेगा. रेल कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ये बस बच्चे की अपना घर में खिलौना लाते हैं कि जोड़ी पटरी ने रेल चालू कर दी. रेल में इतने ब्रिज बनना, रेलवे स्टेशन बनना, कहाँ कहाँ सारी ज़मीनों की जांच होती है, उसके बाद कहीं जाके रेल खड़ी होती. कोई भी परियोजना एक दिन में लागू नहीं होती. और ये रेल अलीराजपुर में जो है छोटा उदयपुर वाली रेल, वो भी भूरिया जी
के शासनकाल में ही आई थी और ये भी बुढ़िया जी के शासनकाल में ही है। ये लोग तो सिर्फ ये है कि जब सरकार दोनों तरफ इनकी आई तो वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने उस पेमेंट को अब बांटा है, नहीं तो रिकॉर्ड है, कलेक्टर ऑफिस में जाके देख सकता है कोई भी। दूसरी ये बात है कि कांग्रेस कह रही है कि मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें कई घोषणाएं करी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 8,500 रुपये देगी, साल भर में इतने देंगे। तो आप लाओगे कहाँ से, जब मध्य प्रदेश ने पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ मध्य प्रदेश पहले में, जब लाडली बहना के नाम से, और इस बार फिर आपकी सरकार बनेगी तो आप लाओगे कहाँ से? देखो, भारत सरकार आज जीएसटी में नंबर 1 पे है। भारत सरकार जो जीएसटी वसूली कर रहा है, वो जीएसटी वसूल करके जब वो अमीरों के कर्जे माफ़ कर सकता है, 22 लोगों को जब वो इतने करोड़ 12 लाख करोड़ रुपए का लोन जब उनका वो माफ़ कर सकता है, उनको पैसा दे सकता है हमारा जीएसटी लेके। एक आम नागरिक जो दही खरीदने जा रहा है ना बाज़ार में, वो भी जीएसटी पेड कर रहा है। जो माचिस की तीली लेने जाता है ना, वो भी जीएसटी पेड कर रहा है। और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उसका पूंजीपतियों के माफ़ करती है। तो हम गरीबों के माफ़ करने की बात कर रहे हैं, राशि वही है, राशि वही है जो वो अमीर को देने की बात करते हैं, हम गरीबों को देने की बात कर रहे हैं। राशि वहीं से आएगी जहाँ से अमीरों को बांटने के लिए आई ना राशि, वहीं से कांग्रेस गरीबों को बांटने के लिए राशि लेके आएगी। दूसरा, कांग्रेस हमेशा मंचों से कहती है कि अब ये चुनाव जो हो रहा है ये संविधान बचाने क्या हो रहा है, तो क्या ऐसा डर लग रहा है आपको संविधान चेंज होगा? देखो, आज की तारीख में क्या होता है कि भारत सरकार का जो ये है आपका चुनाव आयोग ये कहता है कि किसी को भी मत डालने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का फार्म पहले चेक होता है, कलेक्टर जो होता है उसके नीचे 2 अधिकारी उस फार्म को पूरी तरीके से चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो जाता है कलेक्टर के निर्वाचन अधिकारी के पास। तो क्या सूरत में पेपर चेक ही नहीं किया है उन्होंने? भाई अगर छोटी मोटी कोई त्रुटि थी तो हाथों हाथ उस समय सुधरा नहीं सकते थे वो लोग? जो उन्होंने ये इंतज़ार किया कि समय निकले और उसके बाद उनका फॉर्म। तो आज की तारीख में सूरत में 20 लाख लोग अगर वोट डाल रहे हैं, 50 लाख लोग अगर वोट डाल रहे हैं, तो वो तो वंचित हो गए ना। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये संविधान को बदलने की बात नहीं है तो क्या है? भाई संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को हम अधिकार दे, अधिकार नहीं छीना क्या इन्होंने नागरिकों का अधिकार छीनना ही संविधान को चेंज करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो अगर आज मेरे को अगर मूलभूत अधिकार कोई दिया है और वो मेरा कोई छीन रहा है, तो यानी कि संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। तो संविधान के विपरीत अगर काम कर रहे हैं तो यानी कि मेरा तो अधिकार छीना है ना, तो संविधान बदल गया आपका। अब ये परिपाटी इन्होंने अभी इंदौर में भी यही देखने को मिला। ठीक है, वो ठीक है कि हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से लेके चला गया, ये वो ठीक है, लेकिन ये एक पहली जगह नहीं है, ऐसी कई जगह ये कोशिश करते हैं कि सामने कोई विरोधी खड़ा ही नहीं हो, जैसे विपक्ष को चाहते ही नहीं है। तो विपक्ष अगर नहीं, संविधान का एक भाग है विपक्ष कि संविधान में लिखा है कि भाई आप अगर कोई गलती करोगे तो कौन बताएगा। आज नेहरू जी से लेके तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह ने जो गलती की, विपक्ष अगर मजबूत था तो ही तो इतनी गलतियां उजागर की और वो हम लोग भोग रहे हैं ना कि भाई भले वो झूठ है, आज तक साबित नहीं कर पाई बीजेपी, लेकिन माहौल तो ऐसा बनाया ना उन्होंने। तो संविधान को ख़त्म करना, जैसे मीडिया है, मीडिया विपक्ष से सवाल करता है, नेशनल मीडिया जो है वो विपक्ष, जबकि संविधान ये कहता है कि जो राजा है अब उससे प्रजा से क्या प्रश्न करना, राजा से प्रश्न करो। राजा से तो प्रश्न करती है नेशनल मीडिया कि आप आम काट के खाते हैं, कि आप आम कैसे खाते हैं, ये कोई प्रश्न होते हैं? आप रोजगार पे कभी मीडिया डिबेट करती हुई नहीं दिखती नेशनल मीडिया को। ये सब तो ये संविधान का एक जो प्रमुख भाग है मीडिया, जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, ये उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो संविधान को ख़त्म ऐसे तो ये नहीं कर पाएंगे जब तक कांग्रेस का एक भी नेता यहाँ है। संविधान को ख़त्म करना इनके बस की रोग नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान को ये कुचल के तो राज करेंगे ना। तो हम तो उसको भी रोकना चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी काम आप मत करो जो संविधान के विपरीत हो, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो हनन करता हो। तो कांग्रेस हमेशा इसकी पक्षधर रही है। मोदी जी का एक बयान है जिसमें मंच से कहा गया कि कांग्रेस सरकार आएगी तो अब आने वाली जो महिलाओं हैं उनका मंगलसूत्र छीनने वाली है। देखो, आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो कोविड में गंगा में जो लाशें बही, केओ के मंगलसूत्र बह गए इनके राज्य में, केओ के मंगलसूत्र जो अब उनके कोई काम के नहीं है। तो मंगलसूत्र लूटने का सबसे पहला काम मोदी जी ने ये किया। वो अच्छा, उससे भी आगे एक बात बताऊं कि हम हमारे हिंदू धर्म में जिसकी पैरवी मोदी जी करते हैं
कि हम जो है एक सनातनी लोग हैं और सनातन की परंपरा में होता है कि जिस पत्नी को एक बार मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, जब तक वो जिंदी है अपने कंधे पे, जब तक उसको शमशान नहीं छोड़ दें, जब तक उसको छोड़ा नहीं जाता, तो वो मंगलसूत्र पहन के आज भी घूम रही है उनकी पत्नी, जिसको मोदी जी जो है ना कोई सहयोग नहीं देते हैं। मंगलसूत्र तो उन्होंने छीना है, हमारा मंगलसूत्र तो देश पे कुर्बान हुआ। राजीव गांधी का जो है चित्रे चित्रे उड़ गए। हमारी इंदिरा गांधी ने 71 में अपना मंगलसूत्र ये कह के कहा कि मेरे अब कोई काम का नहीं है, और ये देश में जब सेना को पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मंगलसूत्र उसने दिया। हमको गर्व है कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे मंगलसूत्र तो देश पे कुर्बान हुए, हमने किसी को मंगलसूत्र पहना के छोड़ा नहीं है। दूसरी बात, अंतिम सवाल ये भी है कि जो भी प्रत्याशी है भाजपा की अनीता नागर है और कांतिलाल भूरिया, दोनों में फ़र्क क्या है? कांतिलाल भूरिया एक अनुभवी है। मैं अनीता नागर जी जो हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, देखो ये लोकतंत्र में कैंडिडेट खड़ा होना, पार्टियां जिनको टिकट देती हैं उनको होना भी चाहिए, और कामना भी ये करते हैं कि भाई जो भी कैंडिडेट बने अच्छे से चले। लेकिन अनीता नागर एक तो अलीराजपुर ज़िले से निवास करती हैं, अलीराजपुर वाले को बहुत, रतलाम वालों को बहुत दूर पड़ना, प्लस अनीता नागर के मुकाबले कांतिलाल जी भूरिया जो है वो बहुत अनुभवी है। एक सांसद को अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि देश का कानून बनाना, देश के लिए पूरे मतलब देश का प्रतिनिधित्व करना, ये सांसद का काम होता है, और सांसद हमेशा अनुभवी होना चाहिए। तो कांतिलाल भूरिया को मैं इसलिए भी योग्य मानता हूँ कि वो एक अनुभवी, और कांतिलाल भूरिया की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि कांतिलाल भूरिया ने झाबुआ में भी, जब भी झाबुआ का आप देखोगे तो जितने भी स्वर्ण कास्ट के लोग हों, मुस्लिम कास्ट के लोग हों, जैन हो, ब्राह्मण हो, आदिवासियों के, तो वो हर काम करते ही करते हैं, लेकिन इन सब समुदायों को भी वो हमेशा साथ में लेके चलते हैं। और आप देख रहे हो कि अभी कांतिलाल जी भूरिया पे 45 साल में कोई दाग नहीं, और जो अभी वर्तमान में जो सांसद कैंडिडेट है बीजेपी के, उनके परिवार का अभी एक वो केस आया है कि बलात्कार जो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने, एक शायद उससे पहले भी एक केस था, वो शायद मामा परिवार से था या ऐसा, मैं वो जो है रिश्ता क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन अभी से उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। तो जब ये पावर में आएंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए कांतिलाल भूरिया उनसे योग्य है। दूसरी बात ये भी है कि इस बार भाजपा का एक धूमधाम से एक नारा चल रहा है जिसमें 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा चल रहा है। मोदी जी और अमित शाह जी तो ये नारे कई बार दे चुके हैं, दीदी ओ दीदी, इस बार 200 पार, 77 पे अटक गए। आप बंगाल में देखोगे ये नारे वहीं से चले थे कि इस बार 200 पार, दीदी गई, यही सब किए थे उन्होंने, तो वहाँ क्या हुआ 77। ऐसे उन्होंने कई राज्य में लगाए, कई राज्य में ऐसे नारे लगाए हैं। ये हर पार्टी का अपना अधिकार है, और 400 नहीं 543 भी बोल सकते हैं। वो 543 पार उनको इसलिए नहीं बोल पाए कि उनको खुद को 543 पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन 400 पार तब होगा जब 400 पार सारे राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें सब में बीजेपी को पूरी सीटें मिल रही हो। अभी की स्थिति तो ये बता रही, इनका खुद का सर्वे कह रहा है कि भाई 250 से ऊपर सीटें नहीं जा रही इनकी, तो 400 पार कहाँ से आएंगे। रतलाम सीट पे कितने वोटों से जीतते? हमारा देखो, जब पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगी थी और कांतिलाल जी भूरिया जब चुनाव लड़े थे तो 88,000 वोटों से हम जीते थे। हम अभी भी यही कल्पना करते हैं कि 88,000 से ऊपर से ही हम चुनाव जीतेंगे। तो ये है जीतू वही राठौड़ है जो कांग्रेस झाबुआ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दावा किया किस तरह के जीतने का कि आने वाले समय में अगर हम 88 से ऊपर जीतेंगे, 88,000 से ऊपर जीतने का दावा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने की 4 जून को आखिर किसका पिटारा खुलता और यहाँ से कराटीन बपकारीन आखिर दिल्ली कून जाए घंटी वगाड़ है। तो हेवी रीते હું તમારી બસમાં ખબર અને જાણકારીઓ લઈને આવતો રહી. કાકા બાબા બધાને રામ રામ.